नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज के इस नए सेशन में, जहां हम मोशन चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हमारा टॉपिक होगा एक्सीलरेशन, एवरेज स्पीड और मोमेंटम। बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे और आशा करेंगे कि आपको भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए और कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी होगा, उसको भी हम लोग करके देख लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपने टॉपिक एक्सीलरेशन से। तो एक्सीलरेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ना इसको कहानी से समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हम अगर बता दें, एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन के दर को एक्सीलरेशन कहते हैं। तो ऐसे में किसी बच्चे को समझ में आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा। तो इसको ना हम लोग कहानी के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। जो लड़का बिल्कुल स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करता हो उसको भी समझ में आ जाएगा और आज के बाद उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि एक्सीलरेशन किसको कहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है रोहन। तो रोहन साइकिल से अपने स्कूल की ओर जाता है। रोहन जब साइकिल से स्कूल की ओर जाता है तो शुरू में साइकिल का स्पीड उसका कितना रहता है? 10 किलोमीटर। रोहन के साइकिल का स्पीड जो होता है 10 किलोमीटर पर आवर होता है। कितना होता है इसका? 10 किलोमीटर पर आवर, या इसको 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं। और 2 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद उसका जो स्पीड होता है बढ़ के 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो रोहन अपने घर से साइकिल से स्कूल जाता है और स्टार्टिंग में उसका स्पीड 0 होता है, फिर उसके बाद उसका स्पीड 10 किलोमीटर हो जाता है और लास्ट में उसका स्पीड कितना हो जाता है? 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो अपने स्कूल की ओर जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे उसका स्पीड 10 से कितना हो गया? 20। कितने में? 5 सेकंड में। 5 सेकंड में उसका स्पीड 10 से 20 हो गया। तो यहाँ पे रोहन के स्पीड में क्या हम देख रहे हैं? चेंजिंग देख रहे हैं। रोहन पहले 10 के स्पीड से चला और फिर कितने के स्पीड से हो गया? 20 के स्पीड से। कितने में? तो 5 सेकंड में वो 10 से 20 के स्पीड में हो गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो वेग में, यानी कि जो रोहन का जो स्पीड था, तो स्पीड में चेंजिंग हो रहा है। चेंजिंग हुआ ना, 10 से कितना हो गया? 20 हो गया। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन के दर को ही हम त्वरण कहते हैं। अर्थात दर, जहाँ पे भी दर लगता है तो वो डिवाइड समय से हो जाता है। तो यहाँ पे इसका स्पीड 10 से 20 जा रहा है और कितने सेकंड में जा रहा है? 5 सेकंड में जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, A बराबर V माइनस U बाई टी। एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला होता है A बराबर V माइनस U बाई टी, जहाँ पे V को हम लोग डिनोट करते हैं अंतिम वेग। V को हम लोग क्या कहते हैं? अंतिम वेग। और U को हम लोग क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। U को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक वेग और T हमारा क्या हो गया? टाइम हो गया। तो हम लोग इस फॉर्मूला पे अपने मान को पुट कर देते हैं। तो V अंतिम वेग कितना हो गया? 20। अंतिम वेग हमारा हो गया 20 और प्रारंभिक वेग क्या था? 10। तो 20 माइनस 10 और T कितना है? 5। तो 20 में से 10 जाएगा, 10 बाई 5, अर्थात यह 2 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है? इसके स्पीड में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। तो हमको जहाँ तक आशा है कि आपको एक्सीलरेशन समझ में आ गया होगा। अर्थात इसको सामान्य भाषा में जनरली, या इसको बिल्कुल इजी फॉर्म में ऐसे बता सकते हैं कि कभी भी आपसे कोई पूछे कि एक्सीलरेशन किसको कहते हैं, तो उसको बोलेंगे कि जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। अर्थात वेग में परिवर्तन की दर को एक्सीलरेशन कहते हैं। अब इस पे एक यहाँ पे नोटेबल चीज़ है कि एनी टाइम स्पीड जो होता है, बढ़ता है, उसी को एक्सीलरेशन नहीं कहा जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि एक्सीलरेशन जो होता है केवल बढ़ते हुए ही स्पीड को नहीं कहा जा सकता है।
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन, मान लीजिए हम कोई साइकिल से जा रहे हैं या कोई गाड़ी से जा रहे हैं। अब आप फॉर एग्जांपल आप बाइक से जा रहे हैं और बाइक आपका 10 के स्पीड से तुरंत 20 का स्पीड हो गया, 30, 40, 50 के ऐसे आप स्पीड पे जा रहे हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया, आप गाड़ी को एक्सीलरेट कर रहे हैं। आदमी बोलता है ना कि एक्सीलरेटर, गाड़ी में स्पीड बढ़ाने के लिए आदमी क्या बोलता है कि एक्सीलरेटर घुमाओ, मतलब एक्सीलरेटर यानी गाड़ी को एक्सीलरेट करो, भगाओ उसको। तो गाड़ी में आपका एक्सीलरेट हो रहा है, वो भाग रहा है, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सीलरेशन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे स्पीड में चेंज हो रहा है, यानी स्पीड जो है आपका बढ़ रहा है। 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, स्पीड में परिवर्तन हो रहा है टाइम के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्वरण कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली चीज़ है कि वेग जो होता है, स्पीड जो होता है, बढ़ने के साथ साथ कभी कभी घटता भी है। अब वो पूछिए कैसे। अब मान लीजिए हम अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं, बाइक से आप जा रहे हैं, बाइक आपकी 40-50 की स्पीड से जा रही है हाईवे पे, और कहीं पे ब्रेकर आ जाता है। तो ब्रेकर आ जाता है तो अब क्या करते हैं, ये नहीं ना करते हैं कि 50 की स्पीड से गाड़ी है उसको और एक्सेलरेट कर देते हैं कि 100 की स्पीड से हो जाए और आप जंप करें और आप और आपकी बाइक जंप करके नीचे खेत में आ जाएं। ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हैं, गाड़ी को, अपने एक्सेलरेटर को डाउन करते हैं, और डाउन करते हैं तो क्या होता है, गाड़ी का आपका जो स्पीड है वो भी आपका डाउन हो जाता है, और डाउन होता है तो क्या होता है, गाड़ी धीरे हो जाती है और आप ब्रेकर पे आसानी से पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे कहने का मेरा ये मतलब है कि एक्सीलरेशन जो होता है एनी टाइम पॉजिटिव ही नहीं होता है, अर्थात स्पीड बढ़ने वाले को ही केवल एक्सीलरेशन नहीं कहते हैं। स्पीड अगर आपका घट रहा है तो उसे भी एक्सीलरेशन कहते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्सीलरेशन, जिसको क्या बोला जाता है, मंदन बोला जाता है। हिंदी में इसको मंदन बोला जाता है, डिसेलरेशन उसको बोला जाता है। और जो पॉजिटिव होता है वो तो आपका एक्सीलरेशन हो गया, उसको हम लोग, जो बढ़ने वाला हो गया उसको हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलेंगे, और जो घट रहा है उसको हम लोग निगेटिव एक्सीलरेशन, और हिंदी में उसको मंदन कहा जाता है। अब देखिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि हमारा हम बाइक से जा रहे हैं 50 की स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड से हम जा रहे हैं, और ब्रेकर आता है तो हम अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। लगभग हम रोक देते हैं, तो लगभग हम रोक देते हैं तो कितना होता है, मेरा गाड़ी का स्पीड हो जाता है 30 मीटर। और इसमें हमारा जो टाइम लगता है 5 मिनट लग जाता है। तो इसका भी फॉर्मूला आपको सेम ही होगा, इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं। इसका भी जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला इस पर भी यूज होता है, a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो v बराबर अंतिम वेग हमारा कितना हो गया 30, प्रारंभिक हमारा कितना था 50, और t कितना हुआ 5। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपका माइनस में आ जाएगा, 50 में 30 यहाँ पे जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का ये मतलब है आपका यहाँ पे माइनस में आएगा, माइनस में 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि जो आपका मोमेंटम होता है, एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन निगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको एक्सीलरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और आप एक्सीलरेशन को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब आते हैं, अब इससे कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब आता है इसका मात्रक क्या होता है, अर्थात इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो एक्सीलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका जो एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट या मात्रक इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अर्थात ये बताता है कि इसका स्पीड जो है 1 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, वो ये बताता है। सूत्र तो हम लोग देख ही लिए, इसका सूत्र होता है एक्सीलरेशन का a बराबर v माइनस यू बाई टी। प्रकार हम लोग देख ही लिए, एक निगेटिव और जिसको हम लोग मंदन भी कहते हैं, और एक हो गया पॉजिटिव। तो इस प्रकार से एक्सीलरेशन आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में देखते हैं कि एवरेज स्पीड किसको कहते हैं। एवरेज स्पीड भी बहुत आसानी से और बहुत इजी तरीके से आप समझ जाएंगे, समझने का हम लोग प्रयास करते हैं उसको भी कि एवरेज स्पीड किसको कहते हैं। तो इस एवरेज स्पीड से पहले स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्पीड किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं।
चाल के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि चाल जो होता है क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल के बराबर चाल जब हम लोग पढ़े थे, या चाल का जब हम लोग टॉपिक चल रहा था, तो चाल का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अर्थात अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पिंड का हमको स्पीड उसको निकालना होता है तो इस फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे चाल ना पूछकर हमको क्या पढ़ना है अभी, औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला सेम इसी के तरीके से होता है, बस यहाँ पे चेंजिंग ये है कि यहाँ पे अगर आपको रहे औसत चाल तो आपको दूरी के जगह पे इसको लिख देना है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल में क्या करना है, हमको लिख देना है कुल दूरी बटा कुल समय। अर्थात अगर आपको चाल वाला फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप औसत चाल का भी फॉर्मूला आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद रहेगा। बिकॉज चाल बराबर दूरी बटा समय लगभग सबको पता रहता है। तो चाल से ही रिलेटेड है हमारा औसत चाल। जब औसत के बारे में बोले तो नीचे दोनों के साथ साथ हम कुल लगा देंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल पढ़ना हम लोग को इसलिए ज़रूरी होता है कि मैथ में जनरल कंपटीशन हो गया, या 9th में 10th में जब न्यूमेरिकल होता है, मोशन से अगर न्यूमेरिकल आप बनाइएगा तो इस प्रकार से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आपको औसत एवरेज स्पीड के बारे में पूछेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए कोई लड़का है, पहला 1 घंटा वो 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है। पहला 1 घंटा वो 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है, पहले 1 घंटा में, 1 आवर में। फिर अगला 2 आवर वो 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है। अगला 2 आवर वो 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो इसकी औसत गति क्या है? तो सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा हम लोग समझ लिए इसी से कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो हम लिखेंगे कुल दूरी कितना हो गया, कुल दूरी हमारा 10 किलोमीटर चला और 20 किलोमीटर चला, तो कुल दूरी 20 + 10, और कुल समय मेरा कितना लगा 1 + 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30/3, अर्थात 10 किलोमीटर पर आवर उस बालक का स्पीड है। यानी औसत चाल उसका कितना हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर। तो बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग इसको समझ गए कि जिस प्रकार से हम लोग चाल निकालते थे उसी प्रकार से हम लोग औसत चाल भी निकाल सकते हैं। उसमें चाल में केवल दूरी बटा समय होता है और औसत चाल में कुल दूरी बटा कुल समय होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल बना के हम लोग इसको चेक कर चुके हैं। अब औसत चाल के बाद एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है मोमेंटम। क्या नाम है उसका, मोमेंटम, अर्थात उसको हिंदी में कहते हैं हम लोग संवेग। तो संवेग आजकल बहुत सारे जगहों में, जैसे कि क्रिकेट का मैच होता है, क्रिकेट मैच में ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं मोमेंटम दे दिया, मोमेंटम मिल गया, ये हो गया मोमेंटम, इस ओवर से मोमेंटम मिल गया। या आदमी बोलता है कि यहाँ से करने के बाद इस समय से उसको मोमेंटम मिल गया। तो इस मोमेंटम में कुछ अंतर है, लेकिन हम लोग फिजिक्स का जो मोमेंटम है उसको पहले समझने का प्रयास करेंगे कि मोमेंटम होता है क्या है, मोमेंटम कहते किसको हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मोमेंटम को हम लोग m से नहीं, मोमेंटम को हम लोग p से डोनेट किया, p से इसको मतलब इंगित किया जाता है। मोमेंटम को p से इंगित किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है m × v होता है। मोमेंटम बराबर क्या होता है, m × v, अर्थात m फॉर, यहाँ पे m फॉर हो जाएगा मास यानी कि द्रव्यमान, और v फॉर हो जाएगा आपका वेलोसिटी अर्थात वेग। अब इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि मोमेंटम कहते किसको हैं। मोमेंटम समझने से पहले हम लोग कहानी सुनेंगे जिससे हम लोग को मोमेंटम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप क्रिकेट तो खेले ही होंगे, ऐसा तो कोई बालक होगा नहीं जो क्रिकेट नहीं खेलता होगा। लगभग सारे बालक क्रिकेट खेलते ही होंगे। तो जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने के दौरान हम लोग या तो लेज़र बॉल से खेलते हैं और या तो टेनिस बॉल से खेलते हैं। तो जब हम लोग
टेनिस बॉल से खेलते हैं तो टेनिस बॉल को रोकने में, उसका कैच रोकने में या उसको शॉट मारने में हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। या टेनिस बॉल से कोई फास्ट शॉट भी होता है या तेज़ गति वाला भी बॉल होता है, उसको रोकने में हम लोग को कोई डर या कोई अंदर से हेजिटेशन नहीं होता है। लेकिन वही जो होता है ड्यूज का बॉल होता है, उसको रोकने में हम लोग को डर लगता है, उसको कैच लेने में हम लोग को डर लगता है। फॉर एग्जांपल, अब इसको और आसानी से आप समझिए कि टेनिस बॉल से खेलने वाले जो प्लेयर होते हैं उनको कभी आप लोग गियर पहनकर खेलते हुए देखे हैं? मतलब पैड हो गया, ग्लव्स हो गया, हेलमेट हो गया, ये सब पहनकर वो खेलते हैं? नहीं, कॉज उनको डर नहीं है कि भाई उससे लगेगा तो हम इंजर्ड हो जाएंगे। इससे मतलब टेनिस बॉल से उनको इतना ज़्यादा कोई टेंशन या डर नहीं होता है। लेकिन वही आप नेशनल हो, इंटरनेशनल हो मैच में देखेंगे जहाँ पे ड्यूज बॉल से होता है, लेदर बॉल से होता है, जिसको सीम वाला जिसको बॉल कहा जाता है, जो लेदर बॉल होता है, उस बॉल से खेलने के लिए सारे गियर अप होकर प्लेयर्स खेलते हैं। मतलब पैड हो गया, फिर से हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो चीज़ लगा कर खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? कॉज उससे चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इवन आपका डेथ का भी संभावना उससे है अगर उससे चोट लग जाता है तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा संवेग के कारण होता है। कॉज आप जो टेनिस बॉल से खेल रहे हैं, टेनिस बॉल काफ़ी हल्का होता है ना, टेनिस बॉल हल्का होता है, सॉफ्ट होता है, तो उससे अगर तेज़ी से भी हम फेंकते हैं तो उससे उतना चोट नहीं लगता है। और वही सेम स्पीड से अगर लेदर बॉल को हम फेंकते हैं तो क्या होता है? चोट लगता है। इसीलिए आदमी गियर पहनकर, मतलब क्या बोलते हैं, उसका प्रोटेक्शन पहनकर हम लोग खेलते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसमें आखिर ऐसा क्या है जिससे उसे चोट लगने की हमको संभावना रहती है? तो उसमें, उस लेदर बॉल में मास उसका ज़्यादा रहता है। क्या उसका ज़्यादा रहता है? उसका मास ज़्यादा रहता है, मतलब वो भारी रहता है। और यहाँ पे मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम बराबर जो सूत्र है, उसमें सूत्र में हमारा बताया गया है कि मास इंटू वेलोसिटी, अर्थात मास के साथ साथ, अर्थात द्रव्यमान के साथ साथ वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जिसका, उसका मोमेंटम क्या होगा? उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। तो इसी से हम लोग मोमेंटम को समझ सकते हैं। इसी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं कि जिसका मास और द्रव्यमान और वेलोसिटी जिसका हो और तेज हो, उसको हम लोग मोमेंटम कहेंगे। आप टेनिस का बॉल से एग्जांपल हम लोग समझें कि टेनिस के बॉल से अगर कोई हम उसको फेंकते हैं या उसको रोकते हैं तो उससे हमको ज़्यादा डरने की, या हम लोग उससे ज़्यादा डरते नहीं, या हम लोग को उससे ज़्यादा चोट लगने की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग लेदर बॉल को फेंकते हैं या लेदर बॉल से मारते हैं या लेदर बॉल से खेलते हैं तो हम लोग को चोट लगने की संभावना होती है। बिकॉज उसका मास ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में, और वही सेम वेलोसिटी रहे लेकिन मास ज़्यादा रहे तो उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। और उससे भी अगर कोई भारी चीज़ हो, अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा पत्थर हो, और बड़ा सा पत्थर को ऊपर से गिराया जाए तो किसी को वो जान से भी मार सकता है। कॉज उसका क्या होगा? उसका मोमेंटम ज़्यादा हो गया। और वही हम लकड़ी का हल्का चीज़ ऊपर से उतना ही ऊंचाई से गिराते हैं तो उससे किसी मरने का चांस नहीं होगा या उससे इंजर्ड होने का चांस भी नहीं होगा, क्योंकि उसका मोमेंटम कम है। तो आशा करते हैं कि आप मोमेंटम को समझ चुके होंगे। अब एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अब मान लीजिए कोई साइकिल आ रहा है, स्पीड से भी साइकिल आ रहा है, तो आप उसको तुरंत हाथ लगा के ऐसे रोक सकते हैं। अब साइकिल आ रही है, स्पीड से आ रही है, मान लीजिए 20 की स्पीड से साइकिल आ रही है, तो आप उसको हाथ लगा के बिल्कुल अपने आप को हीमैन टाइप से उसको रोक सकते हैं और वो रुक भी जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर सोचिए बड़ा सा ट्रक आ रहा है, वो 5 की स्पीड से कहाँ नहीं आ रहा है, आप उसको रोक पाइएगा? नहीं। अगर रोके जाइएगा तो आपको चिपुट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा है। और मोमेंटम क्यों ज़्यादा हुआ? उसका मास ज़्यादा है। भले उसका स्पीड कम है लेकिन उसका मास ज़्यादा है, इसलिए उसका मोमेंटम ज़्यादा हो गया। तो आशा करते हैं कि आप मोमेंटम बिल्कुल समझ गए होंगे। अब बार बार हम लोग क्रिकेट मैच के कमेंटेटरी में सुनते हैं कि इस बैट्समैन को या इस टीम को यहाँ से मोमेंटम मिल गया, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। वो मोमेंटम और इस मोमेंटम में अंतर होता है। हम जो अभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स का मोमेंटम हो गया, और अभी जो मोमेंटम के बारे में हम लोग बात करेंगे वो जनरल वे में बात हो गया, जो कि बोलचाल के भाषा में उपयोग होता है। और इसका मतलब ये होता है कि जैसे कमेंटेटर बोल रहा है कि इंडिया को इस ओवर से मोमेंटम मिलना स्टार्ट हो गया, अर्थात जिस ओवर से रन जो है स्पीड से बढ़ने लगे, अर्थात मान लीजिए कि एक ओवर में विराट कोहली 3 छक्का मार दिया, 2 चौका मार दिया, तो इस रन क्या हुआ? रन एकदम रैपिडली आपका वहाँ से बढ़ने लगा। तो बढ़ते बढ़ते अब वो इंक्रीमेंट जो है, इंक्रीजिंग जो है, आगे तक के ओवर में बढ़ते जा रहा है। तो आपका वहाँ से क्या हुआ? रन का जो ग्राफ है वो बढ़ने वाला ग्राफ में चला गया। तो वहाँ से कमेंटेटर बोलता है कि भाई यहाँ से इंडिया टीम को मोमेंटम मिल गया हो गया। तो आशा करते हैं आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा।
आगे के भी क्लास में जो मोशन का जो कॉन्सेप्ट टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और काफ़ी आसानी से हम लोग सबको समझेंगे और उससे जो जो भी क्वेश्चन होगा वो भी हम लोग करेंगे। बाकी जो आपका सुझाव हो वो कमेंट में दे सकते हैं। जय हिंद।